को हम लोग क्या बोलते हैं, आरएनए हेयरपिन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, आरएनए हेयरपिन कहेंगे। ये वाला जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये आरएनए हेयरपिन है, ठीक है। तो अपने आप जब ये स्पीड स्लो हो जाएगी तो रो इंडिपेंडेंट वाला जो होगा स्पीड अपने आप स्लो हो जाएगी, अपने आप यहाँ से कोर एंजाइम जो है वो निकल जाएगा, कोर एंजाइम जो है वो निकल जाता है। और क्योंकि और और जो सिग्मा फैक्टर था जो यहाँ अलग हो गया था, सिग्मा फैक्टर यहाँ पर से जो है वो अलग हो गया था, सिग्मा फैक्टर फिर से आकर सिग्मा फैक्टर इसके साथ जुड़ जाएगा। लेकिन जो रो डिपेंडेंट होता है, ठीक है। अच्छा हाँ, लेकिन इसके साथ दो चीज़ और होनी चाहिए। सिग्मा सिग्मा इंडिपेंडेंट में आप गौर करेंगे कि जो आरएनए हेयर पिन का जो जो आर्म होगा, ये इसका लूप है और ये इसका आर्म होगा, वो जीसी रिच होगा, ठीक है, जीसी रिच। क्योंकि यही ये क्रूसीफॉर्म स्ट्रक्चर का जो आर्म होता है वो जीसी रिच होगा। तो जैसा यहाँ पर उसी करस्पॉन्डिंग तो आरएनए में भी रहता है, ये भी कैसा रहता है, वो आपको जीसी रिच रहेगा, ठीक है। कुछ एटी भी हो सकता है लेकिन जीसी रिच रहेगा। तो ये जिसे एक फैक्टर ये होना, एक चीज़ को ये रीड करता है कौन, आरएनए पॉलीमरेज की, भाई एक तो ये हो रहा है। दूसरी बात जो है कि अगर आप देखेंगे यहाँ पर आरएनए हेयर पिन के बाद लॉन्ग रन ऑफ यू रेसिड्यू, ठीक है। मतलब एक बड़ा सा जो है यू रेसिड्यू, सिर्फ यहाँ पर सिर्फ क्या आएगा, एडेनिन एनाइलिक एसिड एनाइलिक एसिड आएगा। तो यहाँ पर जब एनाइलिक एसिड आएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यूरिडाइलिक एसिड आएगा। तो काफ़ी बड़ा सा क्या आ जाता है वो, अगर आप देखेंगे यूरिडाइलिक एसिड, बहुत सारा जो है वो यूरिडाइलिक एसिड आ जाता है। जब तब ये लॉन्ग रन ऑफ यू रेसिड्यू कहते हैं आरएनए पे, तो ये समझ जाता है आरएनए पॉलीमरेज की जीसी रिच, ठीक है, हेयर पिन का जीसी रिच आर्म होना और लॉन्ग रन ऑफ यू रेसिड्यू, अब यहाँ से मतलब हमको हट जाना है। लेकिन जो रो डिपेंडेंट होगा, रो पे जिसका टर्मिनेशन डिपेंडेंट होगा, उसके लिए जो है इसको जीसी रिच होना जरूरी नहीं है और यू भी होना, कोई लॉन्ग रन ऑफ यू होना जो है कोई ज़रूरी नहीं है, यानी यहाँ पे एडेनाइलिक एसिड का होना कोई ज़रूरी नहीं है। ये अपने आप जो है जब स्पीड स्लो हो जाएगी तो यहाँ पर जैसे अगर मान लीजिए सिग्मा फैक्टर है, यहाँ पर जो कोर एंजाइम रहेगा, यहाँ पर रो इससे जो है वो बाइंड करेगा, बाइंड करने के बाद इसको अलग कर लेगा, अलग करने के बाद जो है फिर अलग कर लेगा, उसके बाद फिर अगर आप देखेंगे फिर जो है वो खुद जो है वो रो फैक्टर अलग हो जाएगा और सिग्मा फैक्टर आकर के इसके साथ जुड़ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, सिग्मा फैक्टर आकर जुड़ जाएगा, ये हो गया तुम्हारा क्या, इस तरह से जो है वो टर्मिनेशन होता है। यही है आपका, इस तरह से टर्मिनेशन होगा, यही है आपका आरएनए, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, आरएनए ट्रांसक्रिप्शन। अब हम लोग जो है आरएनए ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो है फिर हम लोग आगे देखते हैं, फिर हम लोग क्या देखेंगे कि आरएनए ट्रांसक्रिप्शन ये ट्रांसलेशन देखेंगे, लेकिन प्रोटीन सिंथेसिस। लेकिन उससे पहले जो है हम लोग थोड़ा सा जेनेटिक कोड्स देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा जेनेटिक कोड, रुक जाओ। ये देखिए उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं जेनेटिक कोड, ठीक है। जेनेटिक कोड में हाँ आप लोग देखते हैं जेनेटिक कोड, जैसे अगर आप देखिएगा, अच्छा जैसे कुछ हम देखो कुछ पॉइंट्स जो है वो हम यहाँ पे बोल देते हैं, हालांकि आगे का पॉइंट है, कुछ पीछे का पॉइंट भी है। तो ये क्योंकि आप बार बार भूलते हैं, ठीक है, बार बार आप भूलते हैं, इस वजह से दो तीन बार बोल देंगे इसको हम लोग, इस वजह से। जैसे अगर आप देखेंगे कि एंटीबायोटिक, जैसे कि तुमने देखा कि डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट सेकंड और थर्ड, पॉलीमरेज डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट सेकंड और थर्ड सब जो है वो 3' to 5', ठीक है, उसका क्या होता है, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है, जबकि एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी 5' to 3' होती है। लेकिन सिर्फ डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, जिसको कॉरनबर्ग एंजाइम कहते हैं, उनकी उनकी एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी 5' to 3' होती है, ठीक है, 5' to 3', 5' to 3' एंडोन्यूक्लियस तो सबकी होगी, लेकिन एक्सोन ये जो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट उसकी एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी जो है वो क्या होगी, वो आपको 5' to 3' होगी। वैसे 3' to 5' सबकी एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है। उसके बाद अभी आपने देखा कि एक जो है बॉक्सेस के बारे में देखा, पी साइड पे जो है वो क्या रहता है, कुछ बॉक्सेस रहता है, ठीक है। क्या बॉक्सेस रहता है भाई, प्रोकैरियोट्स में वो बॉक्सेस को, जैसे टाटा बॉक्स हो सकता है या प्रिमनाउ बॉक्स हो सकता है प्रोकैरियोट में, पी से प्रिमनाउ, पी से प्रोकैरियोट, ठीक है। तो वो क्या होगा, वो टाटा होगा और फिर क्या हो जाएगा, एटी हो जाएगा, टाटा एटी, ठीक है। ये आपको प्रोकैरियोट में, यूकैरियोट्स में वो आप देखें तो वो क्या हो सकता है, तो यूकैरियोट्स में, ठीक है। एक तो जो है यूकैरियोट्स में अगर आप देखेंगे और क्या होगा, जैसे वो हॉगनस बॉक्स होगा। हॉगनस बॉक्स कहने का मतलब है टाटा होगा और टीएटी रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा, वो टाटा भी रहेगा और क्या रहेगा, टीएटी। और साथ साथ एक और बॉक्स होता है जिसको हम लोग कहते हैं कैट बॉक्स कहते हैं, कि कार्ड बॉक्स कहेंगे, CAAT, कार्ड बॉक्स कहेंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और भी आप देख लीजिए, जैसे अगर एंटीबायोटिक्स, ठीक है, एंटीबायोटिक्स जो है वो कैसे काम करता है। तो रुक गया, एंटीबायोटिक थोड़ा सा जो है हम लोग जेनेटिक ट्रांसलेशन सब पढ़ लेंगे ना, तब जो है उसको करने से ठीक रहेगा, ठीक है। जेनेटिक कोड देखिए, जेनेटिक कोड क्या होगा, ठीक है, आप देखेंगे कि होता क्या है कि ये मान लीजिए सेल है, ये मान लीजिए सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, यहाँ
बना दिया, ठीक है, mRNA बना दिया, हो जाता है, वो mRNA में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। रुक जाओ एक सेकंड, हम आपको आगे बताते हैं, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस, ठीक है, क्या देख, ठीक है, क्योंकि देखो अभी हम लोग जो है वो अभी हम लोग पढ़ेंगे, इसको कहते हैं पीटीसी, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस, है ना। इसी को एनसीईआरटी जो है प्रोसेसिंग भी कहती है, और इसी को जो है और स्प्लाइसिंग भी कहा जाता है, स्प्लाइसिंग भी कहा जाता है इसी को। तो अगर आप देखिएगा इसका मतलब क्या हुआ, जैसे अगर आप देखते हैं ये यूकैरियोट्स के केस में होगा, सिर्फ किसके केस में होगा, यूकैरियोट्स के केस में होगा, ठीक है। जल्दी जल्दी हम लोग देखते हैं यूकैरियोट्स के, तो होता क्या है, अगर आप देखते हैं कि जैसे अगर यूकैरियोट्स के अगर में आप आपने देखा होगा तो स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है, वो क्या रहता है, स्ट्रक्चरल जीन रहता है। तो स्ट्रक्चरल जीन में जो है यूकैरियोट में दोनों दोनों पार्ट प्रेजेंट रहते हैं, सिस्ट्रॉन भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, और नॉन सिस्ट्रॉन भी प्रेजेंट होता है, सिस्ट्रॉन भी प्रेजेंट होता है, और नॉन सिस्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, ठीक है, और सिस्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। ये इस तरह का होता है। आप तो जानते ही हैं कि ये जो पूरा जो है वो स्ट्रक्चरल जीन है, ठीक है। जीन का मतलब है कि वो जो आरएनए का फॉर्मेशन करेगा, और उसी में जो सिस्ट्रॉन जो रहता है वो सिर्फ पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन करता है, ये पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन नहीं करेगा। इस वजह से इससे जो आपने आरएनए जो देखा था, ठीक है, जो आरएनए बना था वो एचएनआरएनए बना था, जिसमें दोनों पार्ट, ये जो सिस्ट्रॉन से बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो सिस्ट्रॉन से बनेगा उसको हम लोग ठीक है, उसको हम लोग एक्सॉन कहते हैं, ठीक है। और जो नॉन सिस्ट्रॉन से बनेगा उसको हम लोग इंट्रॉन कहते हैं। जो सिस्ट्रॉन से बनेगा एक्सॉन कहेंगे, ये इंट्रॉन है, और ये जो है वो एक्सॉन है, ठीक है, ये इस तरह से। तो ये इंट्रॉन जो होता है ये तो नॉन फंक्शनल पार्ट होता है, ये फंक्शन नहीं होता है। एक्सॉन जो है, हालांकि एक्सॉन बहुत कम होता है, सिर्फ 2% होता है, इंट्रॉन जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये एक्सॉन जो है फंक्शनल पार्ट है, यही जो पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन करेगा, ये पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन नहीं करेगा। इस वजह से ये इंट्रॉन को काट करके, अगर ये एचएनआरएनए हेटेरोन्यूक्लियस आरएनए को अगर आपको फंक्शनल एमआरएनए में कन्वर्ट करना होगा, तो इसको आपको क्या करना होगा, काट करके ये इंट्रॉन के पार्ट को काट करके आपको हटाना पड़ेगा। अब जाहिर है ये क्या है, ये जो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, ठीक है, ये है तो भाई आरएनए है, तो यह जाहिर है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को ब्रेक करने के लिए आप सिर्फ जो है वो जो एंजाइम यूज करते हैं वो कौन सा होता है, वो न्यूक्लियस ही होता है, ठीक है। जो एंजाइम यूज करते हैं वो कौन सा होता है, वो न्यूक्लियस होता है। तो अब अभी अगर आप देखेंगे जो न्यूक्लियस होता है, अभी न्यूक्लियस आप यूज कर सकते हैं, एक तो एक्सो न्यूक्लियस और दूसरा एंडो न्यूक्लियस। अगर आप एक्सो न्यूक्लियस यूज करते हैं तो ये जो है वो एंड पे काम, एक्सो मतलब एंड पे काम करेगा, और एंड पे काम करके यहाँ से जो है वो न्यूक्लियोटाइड को बाहर निकाल देगा, लेकिन वो एंड पे काम करता है। तो ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमको, ठीक है, इसको जो है इंट्रॉन को काट करके निकालना है, कोई डाइजेशन नहीं करना है। और अगर आप एंडो न्यूक्लियस करते हैं तो एंडो न्यूक्लियस पूरे को कट कर देगा, हर तरफ से कट, हर जगह से कट करके इसको पूरा जो है वो बर्बाद कर देगा। तो ये आखिर क्या किया जाए, ठीक है। तो एक्सो न्यूक्लियस भी नहीं यूज कर सकते हैं, एंडो न्यूक्लियस भी नहीं यूज कर सकते हैं। देखो यहाँ पर जो है वो हम लोग क्या करेंगे, एक्सो न्यूक्लियस ही यूज करेंगे, ठीक है। एक्सो न्यूक्लियस के लिए ये एंड, एक्सो न्यूक्लियस आप जानते हैं कि एंड पे अटैक करेगा, एंड पे अटैक करेगा तो इसको खराब कर देगा। तो इसमें आप क्या करेंगे, ठीक है, जैसे ये अगर बड़ा सा हम लोग करके देखते हैं, ठीक है, तो ये अगर आप देख रहे हैं ये क्या है, एक्सॉन है, ये आपको इंट्रॉन है, ये एक्सॉन है, ठीक है, ये इंट्रॉन है, और ये एक्सॉन है। तो एक्सो न्यूक्लियस हमको यूज करना है, तो सबसे पहले हम लोग करते हैं, ऐसा क्या करते हैं, ये 5 डायशन है, ये 3 डायशन है, ठीक है। सबसे पहले जो है इसके एंड को, एक्सो न्यूक्लियस एंड पे अटैक कर देगा, न्यूक्लियोटाइड को निकाल देगा, एंड को क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो है, क्योंकि ये 5 डैश एंड जो है स्टार्टिंग एंड है, तो स्टार्टिंग एंड जहाँ पर होता है, जहाँ पर सर होता है, वहां पर लोग कैप पहनते हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या लगा देंगे, कैप लगा देंगे, ठीक है, कैप ये लगा देंगे। तो अब इसके ऊपर एक्सो न्यूक्लियस ये एंड के ऊपर जो है वो फंक्शन नहीं करेगा, लेकिन सवाल, और इसके ऊपर हम लोग क्या कर देंगे, ये पहला स्टेप जो हो जाएगा वो किसका हो जाएगा, कैपिंग हो जाएगा, ठीक है। अब इसके ऊपर नहीं, और जो सेकंड जो स्टेप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जिसको आप क्या बोलते हैं, टेलिंग कहते हैं, ठीक है। टेल पे लगा देंगे, क्योंकि एंड जो है वो एंड पे जब भी जो होता है वो टेल होता है, तो उसके ऊपर टेल लगाते हैं। अब सवाल ये है कि कैप किसका होगा, कपड़े का कैप होगा, नहीं, कपड़े का कैप नहीं होगा, ठीक है। जिस चीज का ये बना हुआ है उसी का क्या होगा, वो कैप होगा, ठीक है। ये किस चीज का बना है, न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ है, तो कैप भी किस चीज का होगा, न्यूक्लियोटाइड का होगा। वो कैप का फॉर्मूला क्या होगा, 7 मिथाइल, ठीक है, 7 मिथाइल गुआनोसिन, ठीक है, 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है वो उसका क्या हो जाएगा, कैप हो जाएगा।
ठीक है। तो आप यहाँ देखेंगे यानी ये गुआनोसिन है, यानी कि इसमें गुआनिन होगा, पेंटोज शुगर होगा और एक फॉस्फेट की जगह पे 3 फॉस्फेट होगा। 3 फॉस्फेट, ठीक है, इसके फॉस्फेट पे यहाँ पे ज़ाहिर है कोई न्यूक्लियोटाइड होगा, उसका उसका जो है वो फॉस्फेट फ्री होगा, उसके फॉस्फेट से ये जुड़ा रहेगा। मिथाइल हो जाने की वजह से, ठीक है, 7 नंबर पोजीशन पे, गुआनोसिन के 7 नंबर पोजीशन पे मिथाइल हो जाने की वजह से इसमें स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। आप यहाँ और इसीलिए इसके ऊपर जो है वो एक्सोन्यूक्लियस का, ठीक है, वो इफेक्ट नहीं होता है। इसलिए ये जो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है उसी से इसको एंड को प्रोटेक्ट किया जाता है। आपको पहले बता चुके हैं भाई, थाइमिन में भी मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता था, तो जिसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती थी। अब देखिए यहाँ पर भी क्या होगा, टेलिंग करेंगे, तो टेलिंग जो होता है वो क्या होगा, ये, ठीक है, लॉन्ग रन, ठीक है, टेलिंग जो है करीब ये सारे के सारे एडिनाइलिक एसिड रहेंगे, ठीक है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट रहेंगे, एडिनोसिन वो न्यूक्लियोटाइड रहेंगे, करीब 200 से लेकर 300, ठीक है, एडिनाइलिक एसिड का 200 से लेकर 300 का एक बड़ा सा जो है चेन रहेगा, वो यहाँ पर ला करके अटैच कर देंगे, जिसके वजह से ये टेलिंग इसकी हो जाएगी, ये प्रोटेक्ट रहेगा। अब सवाल ये है कि इसको भाई क्या करना है, काटना है, और हमको एक्सोन्यूक्लियस यूज करना है। एक्सोन्यूक्लियस जरूरी है कि वो एक्सोन्यूक्लियस जो है वो ज़रूरी है, वो क्या यूज़ करता है, वो एक्सोन्यूक्लियस जो है, एक्सोन्यूक्लियस अगर आप देखेंगे ये ज़रूरी है कि एंड्स इसको चाहिए। तो एंड्स अब हम लोग कैसे लाएंगे, तो एंड्स लाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि देखिए यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है, अगर आप देखेंगे कि इस जगह पे, ठीक है, अगर आप देखते हैं कि इस जगह पे एक चीज़ आएगी जिसको हम लोग कहते हैं जैसे SNRNP, ठीक है, अब क्या आएगा, SNRP, ये क्या, SNRNP, SNRP का मतलब समझा, ठीक है, यानी स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, ठीक है, स्मॉल न्यूक्लियर। तो इसमें जो है राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन मतलब इसमें प्रोटीन रहेगा, इसमें क्या प्रेजेंट रहेगा, प्रोटीन प्रेजेंट रहेगा। SNRNP मतलब RN का मतलब RNA, ठीक है, स्मॉल न्यूक्लियर RNA प्लस प्रोटीन, यही क्या देगा, SNRNP देगा। कितना होगा ये अगर आप देखेंगे 5 होगा, ठीक है, U1 U2 U4 U5 एंड U6, ठीक है, ये जो है आपको 5 जो है इसमें SNRNP होगा, ठीक है, 5। तो अगर आप देखते हैं इसमें ये जो है आप गौर करेंगे, ठीक है, SNRNP जो है वो 5 जो है इसमें प्रेजेंट रहेगा। तो अब देखो इसमें होगा ये, ठीक है, अगर आप गौर करेंगे, ठीक है, इसमें होगा ये कि, एक सेकंड रुको जरा सा, पेन, ये ठीक है, तो ये ठीक, देखो, तो SNRNP, अब यहाँ पर क्या आएगा, SNRNP आएगा, जरा सा देखना, ठीक, ये U1 U2 U4 U5, ठीक है, U4 U5 U6, ठीक है, ये यहाँ पर आएगा, कहाँ पर, इंट्रॉन के पास आएगा। देखो ये इंट्रॉन के पास ये SNRNP, और ये क्या करेगा, दोनों इंट्रॉन के दोनों एंड को अपने तरफ जो है वो खींचेगा। ये बेसिकली जो है ये तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, वो तो आप जानते ही हैं कि RNA हो या DNA हो, ये नेगेटिवली चार्ज होता है, न्यूक्लियोटाइड जो होता है, और ये जो रहता है ये पॉजिटिव चार्ज रहेगा। वैसे जो है हिस्टोन प्रोटीन के साथ अटैच होने का रीजन क्या था, ये DNA का, जिससे वो न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन किया था, इसलिए कि DNA जो है वो नेगेटिवली चार्ज है और हिस्टोन प्रोटीन जो हो जाता है पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन हो जाता है, ठीक है। तो ये बेसिक पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन, अब ये दोनों को अपने तरफ ये खींचेगा, तो इसका शेप जो है वो बताइए कैसा हो जाएगा, यहाँ पर कैप हो जाएगा, ठीक है, कैप हो गया। अब इसने क्या किया, ये दोनों को जो है एक ही जगह पे खींच के ला दिया, ठीक है। तो ये जो है ये इस तरह का हो गया, ये पूरा क्या हो गया, इंट्रॉन हो गया, और ये क्या हो गया, एक्सॉन हो गया। तो यहाँ पर देखेंगे U1 U2 U4 U1 U2, ठीक है, U4 U5 U6, ठीक है, ये प्रेजेंट रहेगा, U2 U4 U5 एंड U6, ठीक है, ये प्रेजेंट रहेगा, इंट्रॉन हो गया। उसके बाद जो है फिर क्या हो गया, एक्सॉन हो गया, फिर जो है वो, ठीक है, 1 2 3 4, और ये जो है ये क्या हो गया तुम्हारा, ठीक है, वही इंट्रॉन हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, एक्सॉन हो गया, और ये क्या हो गया, टेल हो गई, ठीक है। अब आप लगाइए इसके ऊपर, क्या लगाइएगा, एक्सोन न्यूक्लियस लगाइए, ठीक है। एक्सोन न्यूक्लियस जो, तो पहला जो इसका स्टेप हुआ वो कैपिंग हो गया, सेकंड जो स्टेप हो गया उसकी टेलिंग हो गया, और तीसरा जो स्टेप होगा, ठीक है, वो होगा तुम्हारा स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग का मतलब स्प्लाइस करना, मतलब जो है इसको काट देना। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ना, ठीक है, ये जो पार्ट है जिसमें इंट्रॉनिक लूप है, ठीक है, ये क्या प्रेजेंट रहेगा, ये अगर आप देखेंगे इंट्रॉनिक लूप प्रेजेंट रहेगा प्लस SNRNP प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। इंट्रॉनिक लूप प्लस SNRNP, ये दोनों को मिला करके हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्लिसियोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्प्लिसियोसोम कहेंगे, या इसी को जो है वो हम लोग स्नर्पोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्नर्पोसोम कहेंगे इसी को मिला करके। अब जो है वो एक्सोन्यूक्लियस जो है वहां पर आएगा, स्प्लाइसिंग होगी, स्प्लाइसिंग से जो है देखो एक्सोन्यूक्लियस कहाँ पे काम करेगा, ये एंड, यहाँ पे एंड मिल गया कि नहीं, ये एंड मिल रहा है कि नहीं, तो यहाँ पर जो है एक्सोन्यूक्लियस वो काम करेगा, ये देखिएगा, और एंड से यहाँ से इसको क्या कर देगा,
काट देगा, ठीक है, एंड से यहाँ काट देगा। अब अगर आप देखते हैं एंड से जब काटेगा तो इसमें ये वाला जो स्ट्रक्चर जो होगा इसमें क्या प्रेजेंट होगा, कैप प्रेजेंट होगा, लेकिन एक्सॉन 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 और यहाँ पर सिर्फ क्या रहेगा, टेल प्रेजेंट रहेगा। और ये जो स्नर्पोजोम है, ठीक है, ये जो स्नर्पोजोम है जिसको आप स्पीसियोजोम कह रहे हैं, वो लेटर क्या हो जाएगा, डीजेनरेट कर जाएगा, ठीक है। तो ये देखिएगा ये डीजेनरेट हो जाएगा। और अब यहाँ पर आप देख रहे हैं फंक्शन सिर्फ एक्सॉन प्रेजेंट है यानी फंक्शनल आरएनए है, तो इसको आप फंक्शनल एमआरएनए कहते हैं। इसको आप क्या बोलेंगे, फंक्शन एमआरएनए कहेंगे। इसी प्रोसेस को जो है एनसीईआरटी प्रोसेसिंग कहती है या स्प्लाइसिंग कहती है। ये सिर्फ आप समझ रहे हैं, ये सिर्फ उसी में प्रेजेंट होगा जिसमें, ठीक है, इंट्रॉनिक, जिसमें इंट्रॉन प्रेजेंट होगा, यानी ये सिर्फ, ठीक है, ये सिर्फ जो है वो यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होगा, ठीक है। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन चेंजेस इसी को कहते हैं, ठीक है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो यहाँ तक जो है वो हो गया आपको, ठीक है। देखना यहाँ पे, ठीक है, ये जो है AUGC है, ठीक है ना। अगर AUGC जो है वो अगर आप देखते हैं, वो अगर आपको सिंगलेट होता है, ठीक है, सिंगलेट सिंगलेट होता मतलब सिंगल होता है, तो वो कितने तरह के एमिनो एसिड्स कोड करता है, 4 तरह के एमिनो एसिड्स को। लेकिन एमिनो एसिड्स वो कितना होता है, ठीक है, वो 20 तरह का होता है, ठीक है। अगर ये डबलेट होता है, दो का बना रहता है, तो AUGC UC ये जो कॉम्बिनेशन बनता है, ये 16 तरह का क्या होता है, कॉम्बिनेशन बनता है, 16 तरह का क्या बनता है, कॉम्बिनेशन। लेकिन एमिनो एसिड्स होता है 20 तरह का, तो 4 और जो बच जाएगा एमिनो एसिड 16 के अलावे, 16 के अलावा 4 और बन जाएगा जो एमिनो एसिड, उसको कौन कोड करेगा, ऐसा तो होता नहीं कोई, ठीक है। 16 तरह का एमिनो एसिड तो ये होता है, ठीक है। हाँ, अगर आप देखते हैं, ठीक है, अगर आप गौर करते हैं कि ये अगर आप गौर करते हैं, एक चीज़ आप गौर करेंगे कि अगर मान लीजिए ट्रिपलेट हो जाता है, जो जॉर्ज गैमो ने बोला था ट्रिपलेट, यानी AUG GCC, अगर ये ट्रिपलेट होता है तो टोटल जो 64 तरह का कॉम्बिनेशन बनता है। तो कोई बात नहीं, कम से कम सारा का सारा एमिनो एसिड्स जो है वो तो कोड तो हो जाएगा, ठीक है, वो अलग सी बात है, ठीक है, वो अलग सी बात है कि जेनेटिक कोड 64 है, एमिनो एसिड्स जो है 20 है, कोई बात नहीं है। एक से ज्यादा एमिनो एसिड्स जो है वो एक ही एमिनो एसिड्स को कोड करेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सारा एमिनो एसिड्स तो कोड हो जाएगा। तो ये क्या होता है, वो जेनेटिक कोड ट्रिपलेट होता है, ये जॉर्ज गैमो ने दिया था। एक और साइंटिस्ट है जिसको हम लोग कहते हैं हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना जो है साहब जो है, उन्होंने एक उन्होंने एक केमिकल, ठीक है, केमिकल सिस्टम जो है वो डेवलप किया था। उन्होंने एक केमिकल सिस्टम डेवलप किया था जिससे आप, ठीक है, कोई सा भी आरएनए का फॉर्मेशन कर सकता है। हरगोविंद खुराना ने जो है वो आरएनए का फॉर्मेशन किया, एक केमिकल सिस्टम डेवलप किया था, ठीक है। वो केमिकल सिस्टम जिससे जिससे आप आरएनए का, ठीक है, वो आरएनए जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, वो विद डिफाइंड सीक्वेंस ऑफ बेसिस बोथ होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर, ठीक है। ऐसा आप आरएनए बना सकते हैं जो होमोपॉलीमर होगा, ए पूरा का पूरा क्या होगा, ए होगा, ठीक है, एडिनाइलिक एसिड वाला, थाइमिडाइलिक एसिड वाला सिर्फ, तो होमोपॉलीमर। कोपॉलीमर भी हो सकता है, जैसे AU AU या GC CG, तो होमोपॉलीमर कोपॉलीमर दोनों, मतलब कि डिफाइंड सीक्वेंस ऑफ बेसिस रहेगा, मतलब उसका जो सीक्वेंस ऑफ बेसिस रहेगा वो आपके पे डिपेंड करेगा, ठीक है। मतलब वो डिफाइन होगा, मतलब वो सेल के किसी डीएनए पे नहीं डिपेंड करेगा, डिफाइन सीक्वेंस है। ऐसा केमिकल सिस्टम डेवलप किया था जी खुराना ने, और उसके बाद जो है फिर इनको नोबेल प्राइज भी मिला था, ठीक है। उसके बाद फिर कुछ और साइंटिस्ट के साथ, ठीक है, उसके बाद फिर अगर आप देखते हैं फिर तीसरे से थे, क्या थे वो, मार्शल नीरनबर्ग था। तो मार्शल नीरनबर्ग जो है उन्होंने एक सेल फ्री सिस्टम डेवलप किया था, सेल फ्री सिस्टम, जिससे आप किसी तरह का भी प्रोटीन यानी किसी तरह का पॉलीपेप्टाइड डेवलप कर सकते हैं, बना सकते हैं अपने मन से, कैसा ये सीक्वेंस का पॉलीपेप्टाइड बना सकते हैं, सेल फ्री सिस्टम। और सबसे लास्ट में जो है, ठीक है, सेवेरो ओक्वा, ठीक है, सेवेरो ओक्वा जो है वो आपको एक एंजाइम उन्होंने बनाया था, ठीक है, सेवेरो ओक्वा एंजाइम, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज, ठीक है, क्या नाम था उसका, ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ठीक है, वो क्या था, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज, ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज उसको कहते हैं, ठीक है। इससे वही, जैसे ये इन्होंने आरएनए बनाने के लिए केमिकल, इन्होंने भी क्या बनाने के लिए, आरएनए बनाने के लिए जो है, इससे आप इस एंजाइम से पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज आरएनए बना सकते हैं विद इन टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर। वही है टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर, कहने का मतलब है कि ये जो आपने आरएनए बनाया उसमें कोई डीएनए टेम्पलेट था कि आपका डिफाइंड सीक्वेंस ऑफ बेसिस है, आपके हिसाब से आपने बना दिया, तो ये भी डिफाइंड सीक्वेंस ऑफ बेसिस विद टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर। इसमें भी क्या होगा, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, वो आरएनए का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये दोनों जो आरएनए और ये जो है प्रोटीन का सिंथेसिस, और जॉर्ज गैमो ट्रिपलेट बोला था, ठीक है। जेनेटिक कोड का बहुत सारा जो है वो ये होता है, मतलब प्रॉपर्टी होती है। ट्रिपलेट अभी बताया क्यों होगा, क्योंकि, ठीक है, 64 तरह का कॉम्बिनेशन बनेगा और 20 तरह के एमिनो एसिड्स को ये क्या कर सकता है, कोड कर सकता है, ट्रिपलेट होगा। उसके बाद फिर अगर आप देखते हैं जेनेटिक कोड जो होगा वो आपको डीजेनरेट रहेगा और रिडंडेंट रहता है। वो क्या रहता है, रिडंडेंट रहेगा, डीजेनरेट या रिडंडेंट रहेगा। जेनेटिक कोड जो है वो आपको,
ठीक है, कॉमा लेस रहेगा, ठीक है, कॉमा लेस, ठीक है। जेनेटिक कोड जो है नॉन ओवरलैपिंग रहेगा, नॉन ओवरलैपिंग रहता है। जेनेटिक कोड जो रहता है वो आपको स्पेसिफिक होता है, ठीक है, वो क्या होता है, स्पेसिफिक, अनएम्बिगुअस जिसको कहते हैं, अनएम्बिगुअस। स्पेसिफिक कोड जो होगा वो क्या होगा, पोलर होगा। स्पेसिफिक जो होगा यूनिवर्सल होगा, यूनिवर्सल होगा, ठीक है। जैसे देखिए ट्रिपलेट अभी बताया, डीजेनरेट या फिर ये वो क्या हो सकता है, रिडंडेंट, ठीक है। ये क्या होगा, देखो जैसे कि अभी बताया 64 तरह का क्या है वो एमिनो, 64 तरह का जेनेटिक कोड है। एमिनो एसिड सिर्फ कितने तरह का है, 20 तरह का है। तो एक एमिनो एसिड जो है एक से ज्यादा जेनेटिक कोड से क्या हो सकता है, कोड हो सकता है कि नहीं। जेनेटिक कोड है 64 तरह का, ये 64 तरह का। तो ये एक एमिनो एसिड एक से ज्यादा, यही इसी को कहते हैं डीजेनरेट रिडंडेंट। कॉमालेस होगा, ठीक है। जैसे जेनेटिक कोड आप देख रहे हैं, ठीक है, ये देख रहे हैं बेसिस है आरएनए पे, ठीक है। तो ये जो होगा, ये 3 का जो है एक जेनेटिक कोड, ऐसा नहीं होगा एक छोड़ करके फिर जो है दूसरा जेनेटिक कोड होगा, नहीं। फौरन यहीं से जो है बिना किसी बेस को छोड़े जेनेटिक कोड क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। कॉमनलेस, नॉन ओवरलैपिंग, ठीक है, एक दूसरे के ये ऊपर जो है वो क्या होगा, ओवरलैप नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए ये एक जेनेटिक कोड है, ऐसा नहीं होगा ये वाला जो है, ये वाला बेस जो है इसके ऊपर दो जो है वो प्रेजेंट रहेगा, नहीं, नॉन ओवरलैपिंग ऐसा नहीं होगा। एक बेस एक ही इस पर प्रेजेंट रहेगा, फिर ये दूसरा क्या रहेगा, वो आपको वो नॉन ओवरलैपिंग है। स्पेसिफिक जेनेटिक, जैसे मान ली, ठीक है, मानते हैं अब इसकी तो कमी है, देखो ये 64 है, ठीक है। तो एक जेनेटिक कोड सिर्फ एक ही एमिनो एसिड को कोड कर सकता है। ऐसा नहीं होगा कि एक जेनेटिक कोड जो है इसको भी कोड कर लिया, इसको भी कर लिया, इसको भी कर लिया, नहीं है, ये नहीं होगा, ठीक है। एक एमिनो एसिड्स, क्योंकि एमिनो एसिड्स कम है तो एक से ज्यादा जेनेटिक कोड से कोड हो सकता है, लेकिन वो उसको कोड नहीं करेगा, ठीक है ना। अनएम्बिगुअस, एम्बिगुअस का मतलब वही मतलब, ठीक है, वो मतलब जेनेटिक को स्पेसिफिक रहेगा। एम्बिगुअस का मतलब नॉन स्पेसिफिक होता है, तो अनएम्बिगुअस का मतलब क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक हो जाएगा, ठीक है। पोलर होगा, पोलर कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए कि ये कोई जेनेटिक कोड है, ठीक है, AUG, AUG, AUG मान लीजिए किसको बुला रहा है, जैसे यहाँ पर ये क्या हो जाए, UT, ठीक है, UTC होगा। तो जानते हो UTC वाला tRNA किसको यहाँ पर लेके आता है, मिथियोनिन को लेकर के आता है, किसको लेके, मिथियोनिन को। तो हमेशा जान लीजिए, यानी कहा जाता है कि ये जेनेटिक कोड जो मिथियोनिन को कोड करता है। अच्छा, AUG मिथियोनिन को अगर कोड करेगा, इसका मतलब ये नहीं होगा कि GUA भी मिथियोनिन को कोड करेगा। इधर से पढ़िए इधर से पढ़िए, बात बराबर ऐसा नहीं है, ये अलग हो जाएगा, ठीक है। GUA ये किसी दूसरे क्या करता है, एमिनो एसिड्स को कोड करता है। तो ये क्या होता है, पोलर होता है, एक पॉजिटिव पोल, एक स्टार्टिंग पोल होता है, एक एंडिंग पोल होता है इसका। यूनिवर्सल, ठीक है, यूनिवर्सल कहने का मतलब है कि जेनेटिक कोड मतलब हर जगह, हर पूरे सारे ऑर्गेनिज्म में जो है वो जेनेटिक कोड क्या रहता है, यूनिवर्सल, सेम ही रहता है, ठीक है। हाँ, कहीं कहीं पे जो है वो फर्क होता है, जैसे अगर आप देखिएगा प्रोकैरियोट्स में जो है वो फर्क हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया या प्लास्टिड्स में जो DNA होता है वहाँ पर जो है वो क्या हो जाएगा, वो डिफरेंट आ जाता है, ठीक है। वो आपको, ठीक है, यूनिवर्सैलिटी जो है वो यहीं पर प्रोकैरियोट्स में, या फिर अगर आप देखेंगे वही, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट और प्लास्टिड वो भी एक तरह का क्या है, वो भी एक तरह का प्रोकैरियोट्स ही है। तो उसके अंदर जो जीन रहता है सर्कुलर DNA, वहाँ पर जो यूनिवर्स जो है वो फेल कर जाती है, ठीक है। अच्छा, आप देखेंगे एक चीज़ गौर करेंगे, जैसे एक चीज़ गौर करेंगे कि जैसे मान लीजिए यहाँ तक, यहाँ पर जो है वो आया, P साइट था, T साइट था, ठीक है, उसके बाद यहाँ mRNA आया। ऐसा नहीं कि mRNA का जैसे पहला ही कोई सा भी जेनेटिक कोड रहेगा और उसमें tRNA आ जाएगा, नहीं। सबसे ये चलता चला जाएगा, ठीक है। जब तक कि AUG नहीं आएगा, जब तक AUG नहीं आएगा तब तक प्रोटीन सिंथेसिस नहीं स्टार्ट होगी। जहाँ AUG आएगा इसके सामने जो है वो क्या आ जाएगा, ठीक है, मिथियोनिन को कोड करके, मतलब यही जो tRNA, ठीक है, यानी AUG पहला हमेशा हर एक, और फिर जो है वो फिर कोई सा भी जेनेटिक कोड आए फिर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो हमेशा आप जान लीजिए कि AUG हमेशा क्या रहता है, वो स्टार्टिंग कोडोन की तरह जो है वो जेनेटिक कोड के लिए, जेनेटिक कोड के लिए उसकी तरह ये काम करता है। ये जेनेटिक कोड या कोडोन, और ये जो रहेगा tRNA पे उसको एंटी कोड कहते हैं, नोडोक कहते हैं, ठीक है, नोडोक, ठीक है। तो ये हमेशा स्टार्टिंग में ही जो है वो ये क्या होना चाहिए, ठीक है, स्टार्टिंग में AUG होना चाहिए, ठीक है। AUG प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों केस में। हाँ, यूकैरियोट में अगर मान लीजिए AUG नहीं आ रहा है, अगर GUG भी अगर आ जाता है, GUG भी अगर आ जाता है प्रोकैरियोट में, तब भी ये GUG इन एब्सेंस ऑफ AUG ये एज ए स्टार्टिंग, ठीक है, के तरह स्टार्टिंग कोडोन की तरह काम कर सकता है। लेकिन ऐसे नॉर्मली जो है, अगर मान लीजिए यहाँ GUG है, यहाँ GUG है, प्रोकैरियोट कर रहे हैं, यहाँ GUG, तो जानते हो यहाँ पर किसको बुलाएगा, ये GUG, तब ये बनाएगा फॉर्माइल मिथियोनिन को बुलाएगा, जो एमिनो एसिड रहेगा फॉर्माइल मिथियोनिन। लेकिन अगर मान लीजिए
अगर GUG, ये स्टार्टिंग कोडोन तो नहीं, अभी तो यही है। अगर GUG स्टार्टिंग कोडोन की तरह काम करेगा तब वो मिथियोनिन ही को क्या करेगा, मिथियोनिन ही को वो क्या करता है, कोड करता है। तो आपने देखा कि मिथियोनिन ही को ये हमेशा क्या करेगा, वो कोड करेगा, चाहे AUG हो या GUG हो, ठीक है, प्रोकैरियोट में। हाँ ठीक है, यूकैरियोट में तो ऐसे भी जो है वो सिर्फ AUG स्टार्टिंग कोडोन की तरह काम करेगा, तो मिथियोनिन को ये क्या करेगा, कोड करेगा। तो ये इस तरह से जो है वो क्या होता चला जाएगा, वो चलता चला जाएगा। ये देखिए इस तरह से। हाँ, अगर मान लीजिए कोई सा भी, अगर इस जगह पे ये प्रोटीन सिंथेसिस जो है अब ये बढ़ता जाएगा, इसको ट्रांसलोकेशन कहते हैं। ये mRNA बढ़ता जाएगा और नया नया जो है वो tRNA आता जाएगा और प्रोटीन चेन जो है वो बड़ी होती चली जाएगी। अगर मान लीजिए यहाँ पर इस साइड पे अगर 3 कोडोन आ जाता है, UAA, UAG, UGA, इसको स्टॉप कोडोन कहते हैं। अगर ये तीनों में से कोई सा भी आ जाता है तो फिर यहाँ से प्रोटीन सिंथेसिस, कोई भी tRNA नहीं आएगा, प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ पर टर्मिनेट कर जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं ओकर, इसको हम लोग कहते हैं ओपल, और इसको हम लोग कहते हैं एम्बर, और इसको हम लोग कहते हैं ओपल। ये 3, यानी 64 एमिनो एसिड्स में से, ठीक है, सिर्फ 61 एमिनो एसिड्स जो है, 64 जेनेटिक कोड्स में थे, 61 जो है जेनेटिक कोड वो एमिनो एसिड्स को कोड करेगा, 3 जो है वो किसी को कोड नहीं करता है, स्टॉप कोडोन की तरह काम करता है, 3 जो रहेगा, 2 स्टार्टिंग की तरह काम करेगा। हाँ, कुछ अगर मान लीजिए जैसे अगर AAA है, तो AAA जानते हैं किसको कोड करता है, ये अगर जो है AA GGG भी हो सकता है और CCC भी हो सकता है और UUU भी हो सकता है। ठीक है, GGG तो ग्लाइसिन को कोड करता है, AAA प्रोलिन को कोड करता है, ठीक है, U फिनाइल एलेनिन को कोड करेगा, UUU फिनाइल एलेनिन को कोड करेगा, ठीक है, और ग्लाइसिन को कोड करेगा। जैसा हम कंफ्यूज कर रहे हैं इसमें, शायद सी जो है देख लेना तुम लोग, CCC जो है वो शायद फ्लोरीन को कोड करता है, या ये जो, हाँ ठीक तो है, शायद ये जो है वो आपको ल्यूसिन को कोड करेगा, देख लेना, वैसे हम थोड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं, ठीक है। और CCG जो है वो प्रोलिन को कोड करेगा, ए ल्यूसिन को कोड करेगा, और GG ल्यूसिन या लाइसिन, GGG ग्लाइसिन कोड करेगा, CC प्रोलिन को, UUU जो है वो फिनाइल एलानिन को कोड करता है। ये जैसा देख लेना CC और ए वाला, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा क्या, जेनेटिक कोड जो है वो इसी को। एक होता है वॉबल हाइपोथेसिस। वॉबल हाइपोथेसिस कहने का मतलब जो है वो ये कहता है, वॉबल हाइपोथेसिस, ठीक है, कि ये जो पहला देखो जेनेटिक कोड का पहला वाला जो बेस होता है वो tRNA के एंटी कोड से परफेक्टली पेयर करता है, ये भी परफेक्टली पेयर करता है, लेकिन ये उतना इम्परफेक्टली पेयर करता है। तीसरा वाला जेनेटिक कोड का जो बेस रहेगा वो tRNA के बेस से इम्परफेक्टली जो है वो पेयर करता है, यानी तीसरे वाले का कोई कोई जो है वो कोई ऐसा इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। और इसीलिए तीसरा वाला, इसीलिए अगर आप देखेंगे जितने भी जैसे GGG, GGC, GGA, ठीक है, GGU, सारे के सारे की जानते हो किसको कोड करता है, ग्लाइसिन को कोड करता है, यानी तीसरे वाले का कोई इंपॉर्टेंस, ये सारे जेनेटिक कोड का तीसरे वाले जेनेटिक कोड के तीसरे वाले बेस का कोई इंपॉर्टेंस है नहीं, इंपॉर्टेंस है, वो सब जो है किसको कोड करेगा, ग्लाइसिन कोड का, GG पे वो क्या करेगा, वो डिपेंड करेगा। तो ये हो गया आपको क्या, जेनेटिक कोड, ठीक है। जेनेटिक कोड के बाद अब हम लोग देखते हैं रेगुलेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। क्या देखेंगे हम लोग, रेगुलेशन ऑफ, वो हम लोग देखते हैं प्रोटीन सिंथेसिस। क्या होता है भाई रेगुलेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, रुक जाइएगा एक सेकेंड। ओह अच्छा, रेगुलेशन है, अभी प्रोटीन सिंथेसिस भी तो नहीं हुआ है। देखो प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, देखिए सबसे पहले जो है एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड्स, एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड्स होगा, ठीक है। उसके बाद चार्जिंग ऑफ tRNA होगा, ठीक है, एक्टिवेशन और चार्जिंग ऑफ tRNA, ठीक है। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड
चेन, इसी को आप क्या बोलेंगे, ये 3 स्टेप में होगा, चेन इनिशिएशन, चेन इलोंगेशन और चेन टर्मिनेशन। बड़ा चैप्टर है भी, ठीक है। प्रोटीन चेन एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड्स, ठीक है। देखिए जैसे आप देखेंगे, सबसे यहीं पर देखो, सबसे पहले क्या होगा, ये जैसे सेल है, यहीं पे बड़ा सा दिखाते हैं आपको, बड़ा सा दिखाते हैं कैसे होगा सब कुछ, यहीं पर देखिएगा। ये बड़ा सा सेल, ये है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का डीएनए, इसने बनाया एचएनआरएनए, एमआरएनए, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन चेंजेस, और यहाँ से जो है वो पोर्स से ये आ गया बाहर, एमआरएनए, ठीक है। अब देखिए एमआरएनए के बाद ये जो डीएनए, ये जो अगर आप देखेंगे, हाँ मैग्नीशियम आयन याद रखना, मैग्नीशियम आयन तुमको यहाँ पर भी यूज़ होता है, मैग्नीशियम आयन डीएनए सिंथेसिस में भी यूज़ होता है, ठीक है। तो वो हम लोग जो है वहाँ देखेंगे। देखो यहाँ राइबोसोम का एक स्मॉलर सब यूनिट होता है और दूसरा क्या, लार्जर सब यूनिट होता है, ये सब अलग रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, एक्टिवेशन, और ये टीआरएनए भी होता है। अब ये साइटोप्लाज्म में आ गया टीआरएनए, अमीनो एसिड्स होता है, कहीं से भी आया, बाहर से अमीनो एसिड्स आया होगा। तो सबसे पहले इस अमीनो एसिड्स को क्या किया जाएगा, चार्ज किया जाएगा, ताकि ये टीआरएनए से तो उसी को कहते हैं चार्जिंग ऑफ, ठीक है, उसी को कहते हैं एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड्स। कैसे करिएगा एक्टिवेट, अरे भाई एनर्जी दे करके करेंगे, और क्या, किसी चीज़ को भी एक्टिवेट एनर्जी देते हैं। तो एटीपी जो है वो ब्रेक करता है एएमपी में और प्लस 2, ठीक है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, ठीक है। और यहाँ जो है और वो एनर्जी ये तो इसमें जो है यहाँ पे एएमपी आ गया, तो यहाँ पर एक एंजाइम की, उस एंजाइम का नाम होगा अमीनो एकाइल सिंथेटेज, ठीक है, अमीनो एकाइल सिंथेटेज बाइंडिंग एंजाइम, अमीनो एकाइल सिंथेटेज बाइंडिंग एंजाइम, ये एक एंजाइम आएगा, ये कॉम्प्लेक्स एमिनो एसिड्स, क्योंकि होता है ऐसा, टीआरएन से अटैच हो जाएगा, टीआरएन से, तो इसी अटैच हो जाता है, इसको कहते हैं चार्जिंग, क्या कहते हैं, या अमीनो अकाइलेशन कहते हैं, क्या कहते हैं इसको हम लोग, चार्जिंग या अमीनो अकाइलेशन कहेंगे, ठीक है, चार्जिंग या अमीनो अकाइलेशन, ठीक है। ये हो गया चार्जिंग या अमीनो अकाइलेशन। उसके बाद देखिए वही इसको चार्जिंग हो गया। अब ये जो है, ठीक है, अब ये फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन होगा। सारा जो यूनिट होता है किसका, राइबोसोम का, सब अलग अलग होता है, मैग्नीशियम आयन को आपस में जोड़ते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, चेन इनिशिएशन होगा। चेन इनिशिएशन में स्मॉलर सब यूनिट होगा ना, स्मॉलर सब यूनिट, चाहे वो प्रोकैरियोट में 30s का, चाहे यूकैरियोट में 40s का, स्मॉलर सब यूनिट से ये जो एमआरएनए आकर के बाइंड कर जाएगा, देखिए है ना, बाइंड किया, तो इनके बीच ये क्या बना, ठीक है, ये एमआरएनए प्लस जो स्मॉलर सब यूनिट, ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। एमआरएनए प्लस जो है वो स्मॉलर सब यूनिट, ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, पहला केस, ठीक है। और ये जो है ये इनिशिएटिंग फैक्टर होता है, उसी की वजह से होता है। जैसे इनिशिएटिंग फैक्टर अगर आप देखते हैं तो वो शायद प्रोकैरियोट में 2 होता है और यूकैरियोट में शायद 9 या 10 होता है, ठीक है। ये एक तरह का प्रोटीन होता है, ठीक है, वो सारा काम करता है। तो पहले तो किसका जो है वो कॉम्प्लेक्स बन गया, एमआरएनए स्मॉलर सब यूनिट का कॉम्प्लेक्स बन गया। उसके बाद जब ये जैसे मान लीजिए यहीं पर ये क्या है, एयूजी है, तो जाहिर है, और अगर यहाँ पर जो है वो क्या है, यहाँ पर जो है यूएसी है, तो जाहिर है इसको अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि दोनों जो है वो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, इसको ये आकर के यहाँ पर जो है वो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेंगे। यहाँ पे क्या होगा, मिथियोनिन होगा ना, कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, यानी स्मॉलर सब यूनिट एमआरएन टीआरएन कॉम्प्लेक्स बन गया, 4 टीआरएन कॉम्प्लेक्स बन गया। उसके बाद फिर मैग्नीशियम आयन जो है यहाँ पर, ठीक है, वो क्या आ जाएगा, ठीक है, मैग्नीशियम आयन, फिर यहाँ पर एक लार्जर सब यूनिट्स भी आ जाएगा यहाँ पर मैग्नीशियम आयन। तो अब जो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा वो एमआरएन टीआरएन राइबोसोम कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है। फिर मान लीजिए यहाँ पर जैसे जो भी होगा, जैसे मान लो यहाँ पर जी है, तो यहाँ पर जो है वो क्या आ जाएगा, ग्लाइसिन आ जाएगा, समझ रहे हैं, ग्लाइसिन, ग्लाइसिन यहाँ पर
यहाँ पर एक जो है यहाँ पे पेप्टाइड ट्रांसफरेज, ठीक है, यहाँ एक पेप्टाइड ट्रांसफरेज, ठीक है। एंजाइम तो नहीं होता है, ये एंजाइम नहीं होता है, ये जो लार्जेस्ट सब यूनिट है ना वो उसी तरह काम करता है, पेप्टाइड ट्रांसफरेज एंजाइम की तरह काम करता है, लेकिन एंजाइम नहीं होता है। ये पी साइट हो सकता है, ये ए साइट हो सकता है, ठीक है। इसी तरह से फिर आप समझ रहे हैं इसका ट्रांसलोकेशन होगा, ये आगे की तरफ जाएगा, जब आगे की तरफ जाएगा तो ये ए यू जी जो है वो बाहर आ जाएगा, यहाँ पर ये जी 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 वाला यहाँ आ जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। यहाँ कुछ भी आ सकता है, जैसे यू 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 मान लो अगर आ गया, यू यू ए आ गया, अगर आ गया तो फिर ये वाला जो है वो बाहर आएगा। ये देखिए ये टी आर एन ए जो है ये वाला, जैसे ये वाला ये वाला टी आर एन ए ये बाहर आ गया, मिथियोनिन जो है वो बाहर आ जाएगा, ये इससे अलग हो जाएगा, और मिथियोनिन की जगह क्योंकि आगे बढ़ा है मिथियोनिन की जगह ये ग्लाइसिन आ जाएगा, समझ रहे हैं, ग्लाइसिन आगे बढ़ गया, ठीक है। यहाँ से पेप्टाइड बॉन्ड बना ही हुआ है, उसके बाद यहाँ पर यू 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 है, ठीक है, यू ए है, यहाँ पे फिनाइलएलानिन आ जाएगा, फिनाइलएलानिन, और यहाँ पे पेप्टाइड ट्रांसफरेज एक्टिविटी। इसी तरह से ये क्या होता जाएगा, ये बढ़ता चला जाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस बड़ी होती जाएगी और इसका ट्रांसलोकेशन जो है वो होता चला जाएगा, ठीक है, ट्रांसलोकेशन होता चला जाएगा। तो यही को कहते हैं हम लोग प्रोटीन सिंथेसिस। हाँ, यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई सा भी स्टॉप कोडोन आ जाएगा तो फिर जो है वो यहाँ पे बंद हो जाएगा, ठीक है, यहाँ प्रोटीन सिंथेसिस बंद हो जाएगी, ठीक है। तो आपने देखा कि चेन इनिशिएशन, आपने देखा टर्मिनेशन कैसे होगा, टर्मिनेशन वही स्टॉप कोडोन आ गया, तो टर्मिनेशन में अगर आप देखेंगे रिलीजिंग जब टर्मिनेट हो जाएगा तो सारी चीज़ को फिर से अलग कर दिया जाएगा, एमआरएनए को अलग कर दिया जाएगा, स्मॉलर सब यूनिट को अलग कर दिया जाएगा, लार्जर सब यूनिट को अलग कर दिया जाएगा, टीआरएनए को अलग कर दिया जाएगा, डिसमेंटलिंग होगी सब कुछ, और ये सब अलग कौन करेगा, ठीक है, जब स्टॉप कोडोन आ जाएगा वो रिलीजिंग फैक्टर्स होता है, ठीक है, वो क्या होता है, रिलीजिंग फैक्टर्स, ठीक है। रिलीजिंग फैक्टर अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो मेरे ख्याल से रिलीजिंग फैक्टर प्रोकैरियोट में एक ही होता है RF1, और यूकैरियोट्स में जो है वो दो होता है, ERF1 एंड ERF2, ठीक है, ये प्रोकैरियोट में। और यूकैरियोट्स में जो है वो अगर आप देखेंगे, एक मिनट, यूकैरियोट्स में अच्छा खैर चलो इसको रहने दो, ठीक है, खैर जो भी हो एक रिलीजिंग फैक्टर जो है वो रहता है, ठीक है। चेन इनिशिएशन, चेन इलोंगेशन वही जो है ट्रांसलोकेट होता जाएगा, चेन बड़ा होता जाएगा। आप देखेंगे कि कुछ बहुत सारे जेनेटिक, बहुत सारा जो है बेस का सीक्वेंस जो है एमआरएनए पे ए स्टार्ट कोडोन से पहले भी रहता है या स्टॉप कोडोन के बाद भी रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक है। तो क्या इससे ट्रांसलेशन होगा इनिशिएशन से, इनिशिएटिंग कोडोन से पहले यानी कि और टर्मिनेटिंग कोडोन के बाद, इससे तो ट्रांसलेशन तो होगा नहीं। इसको कहते हैं अनट्रांसलेटेड रीजन, क्या कहते हैं, UTR, अनट्रांसलेटेड रीजन। हालांकि ये ट्रांसलेशन में कुछ अमीनो एसिड को कोड वर्ड नहीं करता है, बुलाता नहीं है, लेकिन एफिशिएंट प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए, ट्रांसलेशन करने के लिए वो ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये हो गया आप प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस के बाद होगा रेगुलेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। रेगुलेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, या ये कह लीजिए रेगुलेशन मतलब रेगुलेट करेगा प्रोटीन सिंथेसिस। हर जगह का प्रोटीन सिंथेसिस हमेशा एक्टिव नहीं होता है, कहीं फॉन ऑफ व्यू, जैसे एंजाइम फूड आएगा तभी क्या होगा, वो ऑन होगा, तभी प्रोटीन मतलब एंजाइम का सिंथेसिस होगा, फिर ऑफ हो जाएगा। यहाँ पर रेगुलेशन होता है, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, यानी कि जो जीन एमआरएनए के थ्रू प्रोटीन का सिंथेसिस कर रहा है उसको भी क्या होना पड़ेगा, रेगुलेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, या इसी को आप क्या बोलते हैं, जीन रेगुलेशन कहते हैं। क्या कहें, जीन रेगुलेशन, ठीक है। जैसे कुछ जीन तो ऐसा है जो कॉन्स्टिट्यूटिव जीन है, कॉन्स्टिट्यूटिव जीन का मतलब है कि हमेशा काम करता रहता है। जैसे हार्ट रेट का आप जैसे देखेंगे, हार्ट रेट को जो एंजाइम वगैरह रिस्पॉन्सिबल होगा हार्ट रेट को ये कराने के लिए, बीट कराने के लिए, जो उस मेटाबॉलिज्म में जो इन्वॉल्व होगा वो हमेशा बनता रहेगा, तो वो कॉन्स्टिट्यूटिव जीन कहते हैं उसको, वो हमेशा जो है वो काम करता रहेगा। जबकि अगर आप जो दूसरा एक और तरह का जो जीन होता है, जैसे कि एंजाइम सिक्रेट, गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करने वाला, गैस्ट्रिक एंजाइम सिक्रेट करने वाला, जैसे एग्जांपल, वो नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव होता है। नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव कहने का मतलब जो है वो इसको लग्जरी जीन कहते हैं, लग्जरी, कि जब जरूरत पड़ेगी तभी जो है हम आएंगे, ऐसे जो है हमेशा नहीं काम करेगा, लग्जरी या नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव कहेंगे। तो नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव का जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है उसका रेगुलेशन होता है, जीन रेगुलेशन कहें, प्रोटीन कैसे होगा देखिए। प्रोकैरियोट्स में जो है ऑन ऑफ जो है, सब पहले यूकैरियोट्स में देखिए, यूकैरियोट्स में जो है ऑन ऑफ जो है, यूकैरियोट यूकैरियोट जो है ऑन ऑफ जो है वो आप 4 लेवल पे कर सकते हैं, ठीक है। ऑन ऑफ जो है, या तो सबसे पहले जो है आप ऐसा करिए, यहाँ पर जो है ऐसा होता है 4 लेवल्स पे, ठीक है, 4 लेवल पे क्या होगा, सबसे पहले DNA से RNA बन रहा है,
बोलो बन रहा है, यहीं पर रोका जाए, इसको यहीं पर ऑफ कर दिया जाए जब ज़रूरत नहीं होगी। तो इसको कहेंगे हम लोग ट्रांसलेशन लेवल, ट्रांसलेशन, ठीक है। या ये जो है ट्रांसलेशन लेवल, ये जो है mRNA पे, ठीक है, hnRNA, ठीक है, ऐसे mRNA प्रोसेसिंग यहाँ पर हो रही है। या तो आप प्रोसेसिंग लेवल पे ही क्या करिए, इसको रोकिए, ऑन ऑफ करिए प्रोसेसिंग लेवल, या फिर जो है जो ट्रांसपोर्ट mRNA बाहर जा रहा है यहाँ पर रोका जा सकता है, इसको आप क्या बोलेंगे, ट्रांसपोर्ट लेवल पे रोका जा सकता है। या जो प्रोटीन सिंथेसिस जो कर रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस पे इसको रोका जा सकता है, यानी यहीं पर ये जो है ट्रांसलेशन लेवल, ठीक है, और क्या हो जाएगा, ट्रांसलेशन लेवल पे इसको रोका जा सकता है, ठीक है, ट्रांसलेशन लेवल पे। ये 4 जगह पे जो है उसको क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। लेकिन अगर आप देखेंगे, ठीक है, अगर ये तो प्रोकैरियोट की बात, यूकैरियोट की बात हो गई, लेकिन प्रोकैरियोट्स में तो ये जो है वो आपको ये तो होता नहीं है, मतलब चारों तरफ मेम्ब्रेन वगैरह कुछ इस तरह की तो होती नहीं है, यहाँ पर जो है वो मेम्ब्रेन तो होगी नहीं, ठीक है। यहाँ पर अगर देखेंगे सबसे पहला जो है वो मेम्ब्रेन तो होगी नहीं, ठीक है, इसलिए जो है ट्रांसपोर्ट लेवल तो इसमें आएगा नहीं, बोलो है कि नहीं। प्रोसेसिंग लेवल भी नहीं आएगा क्योंकि यूकैरियोट्स में नॉन सिस्टोन होता ही नहीं है, एमआरएनए जो बनता है वो फंक्शन होता है, उसमें जो है इंट्रॉन्स नहीं होता है, तो प्रोसेसिंग लेवल पे नहीं। 2 जगह पे रोका जा सकता है, ट्रांसलेशन लेवल और ट्रांसलेशन, ये सॉरी ट्रांसक्रिप्शन लेवल ना है, सॉरी ट्रांसक्रिप्शन लेवल। तो ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे रोका जा सकता है, और दूसरा कहाँ रोका जा सकता है, ट्रांसलेशन लेवल पे रोका जा सकता है, ठीक है। अगर आप ट्रांसलेशन लेवल पे रोकते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, ठीक है, कोई इसका जितना जीन रहेगा लगातार जो है एमआरएनए बनाता ही रहेगा, बनाता ही रहेगा, बनाता ही रहेगा, मतलब एमआरएनए से पूरा सेल जो है भर जाएगा, ठीक है, जो भी जीन है इसके अंदर, ठीक है। और ट्रांसलेशन लेवल अगर रोकते हैं, लेकिन अगर ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर ही रोक दिया जाए तो जब जरूरत पड़ेगी तभी एमआरएनए बनेगा। यानी कि प्रोकैरियोट्स में जो रेगुलेशन होता है वो कहाँ पर होता है, वो सिर्फ जो है ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे होता है और ओपेरॉन के थ्रू होता है, ठीक है, ओपेरॉन, ठीक है, ओपेरॉन जो है, ठीक है, जैकोब, ठीक है, वो आप जैकोब एंड मैनोड ने जो है वो एक कॉन्सेप्ट दिया था ओपेरॉन का प्रोकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स में तो समझ गए आप जो है वो 4 लेवल पे होगा। ये ओपेरॉन क्या होता है, ठीक है, जैसे ओपेरॉन में अगर आप देखते हैं, ठीक है, ये बहुत तरह का ओपेरॉन हो सकता है, जैसे लैक ओपेरॉन हो सकता है, ट्रिप ओपेरॉन हो सकता है, वैलिन ओपेरॉन, वैल ओपेरॉन, एरा ओपेरॉन, हिस ओपेरॉन, ठीक है, बहुत तरह का हो सकता है। तो हम लोग ओपेरॉन जो होता है ना, ये एक क्लोजली रिलेटेड जीन होता है, ठीक है, जो आपको प्रोटीन सिंथेसिस को या जीन रेगुलेशन को रेगुलेट करता है, प्रोटीन ओपेरॉन जो रहेगा। इसके बारे में देखते हैं, ये प्रोकैरियोट में रहेगा, ठीक है। तो जैकोब एंड मैनोड ने ये कॉन्सेप्ट दिया था ओपेरॉन का, ठीक है, ज़रा सा देख लेते हैं इसको जो है वो कैसे हो सकता है जैकोब एंड मैनोड का। तो देखिए, अगर आप यहाँ पे हम्म, अच्छा, फिर अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो है रेगुलेशन प्रोटीन ओपेरॉन जो है, देखिए क्या होता है, ठीक है, ओपेरॉन जो है क्लोजली रिलेटेड जो है वो जीन है, क्लोजली रिलेटेड, ठीक है, देखते हैं। आप देखेंगे तो ये कैसे होगा, कैसे काम करेगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। देखिए, जैसे हमारी लैक ऑपरॉन हम लोग देखते हैं, हालांकि लैक ऑपरॉन, लैक्टोज ऑपरॉन जिसको प्रोकैरियोट में इकोलाई में देखते हैं, प्रोकैरियोट इकोलाई में है, ठीक है, बैक्टीरिया है। और ट्रिप्टोफैन भी देख लेंगे, हालांकि ट्रिप्टोफैन पढ़ना नहीं है, वेल और हिज और एरा जो है वो आपको नहीं करना है, ठीक है। जैसे देखिए, मान लीजिए ये क्या है, ये कोई एक बैक्टीरिया है, इकोलाई बैक्टीरिया है, ठीक है, इकोलाई। मीडियम में क्या आ चुका है, जिस मीडियम में इकोलाई है यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, लैक्टोज प्रेजेंट है, लैक्टोज। ये लैक्टोज को इसको क्या करना है, खाना है। लैक्टोज में आप जानते हैं 2 चीज़ें होती हैं, एक ग्लूकोज और गैलेक्टोज। जब भी लैक्टोज का तो रेस्पिरेशन होगा नहीं, ग्लूकोज या गैलेक्टोज का रेस्पिरेशन होता है, मतलब मोनोसेक्राइड का रेस्पिरेशन होता है। तो पहले तो लैक्टोज को अंदर लेना होगा, उसको ब्रेक करना होगा लैक्टोज को ग्लूकोज या गैलेक्टोज में, तब फिर जा करके यूज़ होगा। कैसे, अब देखिए, यहाँ पर हम आपको उसका जो सर्कुलर जो डीएनए होता है उसका एक पार्ट काट करके दिखा रहे हैं, एक पार्ट काट करके सर्कुलर डीएनए का, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये ये देखिएगा, यही जो है ओपेरॉन होगा। ओपेरॉन में अगर आप देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जो है वो अगर आप देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर जो है वो रेगुलेटर जीन होता है, ठीक है, इसको रेगुलेटर जीन कहते हैं, ठीक है, रेगुलेटर जीन जिसको आप आई जीन कहते हैं, इनहिबिटरी जीन। ये कॉन्स्टिट्यूटिव है,
ठीक है, कॉन्स्टिट्यूटिव लगातार काम करता रहता है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूटिव है लगातार काम करता है, ठीक है। उसके बाद फिर अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो है ओपरॉन, यहाँ ये आपको और पी साइट कहलाएगा, ठीक है, पी साइट, ये ओ साइट हो सकता है, ओ साइट, प्रोमोटर साइट, ऑपरेटर साइट, और फिर यहाँ पर पीछे के साइड में टर्मिनेटर साइट भी होता है। और ये जो होगा यहाँ से यहाँ तक, ये अगर आप देखेंगे स्ट्रक्चरल जीन होगा, क्या होगा, स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है, स्ट्रक्चरल, क्योंकि ये प्रोकैरियोट है तो आप जानते हैं स्ट्रक्चरल जीन में जो है नॉन सिस्टोन तो नहीं होगा, सिर्फ नॉन सिस्टोन नहीं होगा, सिर्फ सिस्टोन होगा। कौन कौन होगा, ठीक है, जैसे मान लीजिए 3 सिस्टोन होगा, सिस्टोन एक्स, सिस्टोन, सिस्टोन वाई, सिस्टोन ए होगा, ठीक है, ये हो गया। अब ये सबको मिला करके देखिए, ये सबको मिला ही के हम लोग क्या कहते हैं, ओपेरॉन कहते हैं, क्या कहते हैं, ओपेरॉन, ठीक है। इन्वायरमेंट जैसा होगा, इन्वायरमेंट जैसा होगा, इन्वायरमेंट जैसे अभी इन्वायरमेंट में लैक्टोज है, इन्वायरमेंट जो है ये इसको इन्फ्लुएंस करता है, और रेगुलेटर जो है वो ओपेरॉन को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। कैसे, देखिए, जैसे लैक्टोज ओपेरॉन की हम लोग बात करते हैं, लैक्टोज ओपेरॉन में अगर आप देखेंगे ये एक एमआरएनए सिक्रीट करता है, और ये एक एमआरएनए जो है वो आपको, ठीक है, ये एक प्रोटीन का सिक्रीशन करते हैं, ये इसको कहते हैं हम लोग रेगुलेटर प्रोटीन, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, ठीक है, रेगुलेटर प्रोटीन कहेंगे, ठीक है। तो ये रेगुलेटर प्रोटीन, अब ये रेगुलेटर प्रोटीन जा करके जैसा गौर करिएगा, ये ओ साइट पे बाइंड कर जाएगा। अगर ओ साइट पे बाइंड कर जाएगा, सुन लीजिए जरा सा, ओ साइट पे बाइंड कर गया तो जो एमआरएनए है, ठीक है, ये एमआरएनए, ठीक है, एमआरएनए के साथ साथ जो है यहाँ पर और कौन जाता है, वो साइक्लिक एएमपी भी बाइंड करता है, ठीक है, साइक्लिक एएमपी ही जो एमआरएनए को बाइंड करवाता है, साइक्लिक एएमपी प्लस सीजीए कैटालाइटिक जीन एक्टिवेटर या कैप, ठीक है, कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन या कैटालाइटिक जीन एक्टिवेटर, कैटालाइटिक जीन एक्टिवेटर कह सकते हैं, ये कोई फैक्टर है। और कैटाबोलाइट इसको कैटाबोलाइट एक्टिवेटर, हालांकि दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन चलिए उतना जरूरी नहीं है। कैटाबोलाइट एक्टिवेटर और सीएमपी, सीजीए या सीएफपी, यही जो है वो आपको आरएनए पॉलीमरेज, ये क्या है, आरएनए पॉलीमरेज है, ठीक है, यही ना आरएनए पॉलीमरेज प्रोटीन सिंथेसिस करता है, तो ये आरएनए पॉलीमरेज को यहाँ बाइंड कराता है। अगर ये यहाँ पे बाइंड कर गया कौन, रेगुलेटर प्रोटीन, तो आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज इसके ऊपर ये मान लीजिए कि ये कौन सा साइट है, ये टेम्पलेट स्टैंड है और ये नॉन टेम्पलेट है, तो जब इसके टेम्पलेट स्टैंड के ऊपर रन करेगा तभी तो एमआरएनए बनाएगा, तभी तो ट्रांसक्रिप्शन बनेगा, तब याद करिए। तो अभी ये यहाँ आ जाएगा, तब ये नहीं रन कर पाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए मीडियम में लैक्टोज क्या है, वो है, मीडियम में लैक्टोज आ गया, तो लैक्टोज ये वाला देखिएगा, ठीक है, एक एंजाइम, ठीक है, ये जो है सिस्टोन एक्स जो है वो एक एमआरएनए बनाता है, ये भी एमआरएनए बनाएगा, ये भी एमआरएनए बनाएगा, इसका जो टेम्पलेट, और ये जो है एक एंजाइम बनाता है जिसको कहते हैं बीटा गैलेक्टोसिडेज, बीटा गैलेक्टोसिडेज, ठीक है, बीटा गैलेक्टोसिडेज, ये क्या बना देगा, बीटा गैलेक्टोसिडेज ये जो है वो आपको बना देगा, ठीक है, वो परमिएज, ठीक है, वो क्या है, परमिएज वो सिक्रीट करता है, और ये जो है वो आपको ट्रांसएसिटाइलेज, ठीक है, वो क्या सिक्रीट करेगा, ट्रांसएसिटाइलेज, ठीक है। इसका फंक्शन, ट्रांसएसिटाइलेज का फंक्शन, जब आप, ठीक है, जब आप रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन प्लांट, वहां पर एक लिंक रिएक्शन होता है, एनसी जो है वो लिंक रिएक्शन को लिखती है, तो ऑक्सीडेट कार्बोक्सिलेशन, वहां पर जो है ग्लूकोज के में वहां पर ये ट्रांसएसिटाइलेज यूज होता है, ठीक है, हम वहां पर आपको बताएंगे इसका क्या फंक्शन है। ये बीटा गैलेक्टोसिडेज, परमिएज लगातार जो है, परमिएज जो देखो थोड़ा थोड़ा जो है ना, हल्का हल्का एकदम कंप्लीटली ये स्टॉप नहीं होता है, ये जो है प्रोटीन सिंथेसिस, ये वाला ट्रांसलेशन जो है कंप्लीटली स्टॉप, थोड़ा थोड़ा होता रहता है। थोड़ा थोड़ा होने से मतलब से फायदा क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा से फायदा ये होता है कि परमिएज हमेशा जो है वो निकलता रहता है। परमिएज क्या करता है, नाम से पकड़ लीजिए कि ये मेम्ब्रेन की को परमिएबल करता है, किसके लिए, लैक्टोज के लिए। अब जब इसने जो है वो क्या कर दिया, इसको परमिएबल कर दिया, तो लैक्टोज क्या आएगा, लैक्टोज अंदर की तरफ आया लैक्टोज अंदर की तरफ, और ये लैक्टोज जा करके अंदर की तरफ आया, ये लैक्टोज जा करके इसके साथ, मतलब ये जो है आपको रेगुलेटर प्रोटीन के साथ जा करके बाइंड कर गया और रेगुलेटर प्रोटीन को इनएक्टिव कर दिया। तो बताओ रेगुलेटर प्रोटीन यहाँ जो है, यहाँ आकर के ओ साइट के ऊपर आकर के बाइंड कर सकेगा, नहीं बाइंड कर सकेगा। देखो रेगुलेटर प्रोटीन जो है वो यहाँ आकर के बाइंड नहीं कर सकेगा, ठीक है, ये नहीं कर सकेगा। अब बताइए, अब यहाँ से ये बाइंड करेगा आरएनए पॉलीमरेज विद द हेल्प ऑफ साइक्लिक एएमपी सीजीए कैप,
ठीक है, और फिर ये यहाँ से रन करेगा, रन करने के बाद बीटा गैलेक्टोसिडेज परमियस और ट्रांसएसिटाइलेज सिक्रीट करेगा। और यही तो अभी वक्त की ज़रूरत जो थी, वक्त का डिमांड जो था वो तो यही था। क्या था भाई कि बीटा गैलेक्टोसिडेज जो है इसके ऊपर काम करे, लैक्टोज के ऊपर, लैक्टोज को ब्रेक करे ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में, और ग्लूकोज और गैलेक्टोज से इनको एनर्जी मिले बाई रेस्पिरेशन रिएक्शन। और उस रेस्पिरेशन रिएक्शन का एक जो स्टेप होता है ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, वहां पर ट्रांसएसिटाइलेज यूज होता है। तो ये जो है आपको, ठीक है, वो चलता रहेगा, ठीक है, चलता रहेगा। अब मीडियम में क्या हुआ, ठीक है, मीडियम में, हाँ, तो इसको हम लोग, ये दो तरह का ऑपरेशन होता है, एक होता है इंडक्शन, एक होता है रिप्रेशन, एक होता है रिप्रेशन। आपने देखा इंडक्शन किसको कहेंगे, अगर मान लीजिए, ठीक है, मीडियम में अगर आप सबस्ट्रेट ऐड करते हैं, जैसे अभी आपने ऐड किया था, लैक्टोज ऐड किया था, और सबस्ट्रेट ऐड करने के बाद, ठीक है, ये ओपेरॉन सिस्टम ऑन हो गया था, जैसे सबस्ट्रेट ऐड हुआ, ये बाइंड किया, रोक दिया यहाँ, ये ऑपरेशन सिस्टम क्या हो गया, ऑन हो गया। थोड़ा थोड़ा तो हमेशा ऑन रहता है, वो तो आपके एनसीईआरटी में भी लाइन लिखी हुई है, ठीक है, ये ऑन हो गया, ठीक है। अच्छा, एनसीईआरटी में बहुत सारी लाइन लिखी हुई है, एक लाइन ये भी है एनसीईआरटी की कि एक लाइन ये भी है कि भाई क्या बोला जाता है कि, हाँ, कि आरएनए की, आज भी आरएनए की डोमिनेंसी डीएनए के ऊपर है। आज भी आरएनए बोलता है कि हम जो है जेनेटिक नहीं है। तुम देख लो, डीएनए को खुद को एक्सप्रेस करने के लिए आरएनए के ऊपर क्या करना होता है, डिपेंड करना होता है, ठीक है, ये भी है। अच्छा, ठीक है, डीएनए तो नहीं ऑपरेट हो सकता, और डीएनए एक तो डायरेक्टली ये जो है खुद को एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता, आरएनए के थ्रू करेगा। और दूसरी बात, डीएनए में एक काफी बड़ा ड्रॉबैक है, वो क्या है, डीएनए में सिस्टोन और नॉन सिस्टोन दोनों होता है, ठीक है, सिस्टोन और नॉन सिस्टोन दोनों होता है, ठीक है। अच्छा, ये यूकैरियोट में, ठीक है, यूकैरियोट में। अच्छा, एक लाइन और है कि जब से, देखो, पहले जीन का कितना सिंपल सा डेफिनेशन था कि भाई सेगमेंट ऑफ डीएनए, और सेगमेंट ऑफ डीएनए और जो एक कैरेक्टर को जो है पर्टिकुलर बेस सीक्वेंस का पर्टिकुलर कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा। लेकिन अभी देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड है डीएनए का जो है, वो जीन का कितना कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन हो गया। दो तरह का देखो डेफिनेशन हो गया है, एक तो पॉलीसिस्टोनिक, तो मोनोसिस्टोनिक, कि भाई कि जब से सिस्टोन आया है तब से जो है इसका डेफिनेशन, ठीक है, वो क्या हो गया है, वो कॉम्प्लिकेटेड हो गया जब से सिस्टोन आया, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि क्या क्या हो गया, इंडक्शन हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा, रिप्रेशन। यानी कि अगर सबस्ट्रेट को अगर आप ऐड करते हैं मीडियम में, और ये सबस्ट्रेट अंदर जाने के बाद ओपरॉन को ऑन करा देता है, इंड्यूस करा देता है, तो वैसे ओपरॉन वैचेस उसको स्विच ऑन कर देता है। तो वैसे ओपरॉन कॉन्सेप्ट को जिसमें, ठीक है, जिसमें सबस्ट्रेट के ऐड करने से वो स्विच ऑन हो जाता है, इंड्यूस हो जाता है, उसको इंडक्शन कहते हैं, ठीक है। और रिप्रेशन क्या कहते हैं अभी हम आपको बताते हैं, ठीक है, ये हो गया। तो आपने देखा कि यहाँ पर आया और इसने बाइंड किया, और ये जो है क्या बना, बीटा गैलेक्सी परमियस जो है वो बनाने लगा, ठीक है, और फिर ये इसको ब्रेक करने लगा। यही तो डिमांड थी, क्योंकि इसको एनर्जी की जरूरत थी, ये करने लगा। और उसके बाद फिर क्या हो, मीडियम में जो है वो लैक्टोज खत्म हो गया। जब मीडियम में लैक्टोज खत्म हो गया तो वो अंदर आ भी नहीं पाएगा लैक्टोज, सारा लैक्टोज जो है वो क्या हो गया, वो खर्चा हो गया। बीटा गैलेक्सीडेज सारा लैक्टोज यहाँ खत्म कर दिया, ये सब लैक्टोज को भी क्या कर देगा, खत्म कर देगा, जो इसको इनएक्टिव किया हुआ था। अब ये क्या हो गया, एक्टिव हो गया, ठीक है, क्योंकि ये लगातार बनता है, ये कॉन्स्टिट्यूटिव है, ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूटिव होता है, ये लगातार बन रहा है। तो ये भी फिर से ये क्या हो गया, एक्टिव हो गया। ये जब एक्टिव हो जाएगा तो फिर से जाकर के बाइंड कर जाएगा, और बाइंड करने के बाद इसका रास्ता रोक देगा, और ये ओपेरॉन कॉन्सेप्ट बंद हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। और यही डिमांड भी यही थी कि जब सेल में नहीं है लैक्टोज, तो क्या जरूरत है बीटा गैलेक्सी परमियस वगैरह का सिक्रीट होने का। हाँ, थोड़ा थोड़ा सिक्रीट होते रहे, वो अलग सी बात है। तो ये जो है स्विच ऑफ हो जाएगा। ये ही है, ये आपने देखा कैसे ऑन ऑफ होता है। एक और तरह का होता है जिसको हम लोग, ठीक है, ये ट्रिप ओपेरॉन कहते हैं, ट्रिप्टोफैन, उसका पूरा नाम क्या है। जैसे ये लैक ओपेरॉन था, लैक मतलब लैक्टोज ओपेरॉन, वो ट्रिप ओपेरॉन रहेगा। तो ट्रिप ओपेरॉन में अगर आप देखेंगे, उसमें सिस्टोन जो होता है वो 5 होता है। कितना होता है, 5 सिस्टोन होता है, ठीक है, गौर करिएगा, 5 सिस्टोन होगा। एक तो सिस्टोन ए, बी, सी, डी, ई, ठीक है। तो ये सब जो है एक mRNA बनाएंगे। mRNA बनाने के बाद जो है वो एंजाइम बनाते हैं। क्या बनाएंगे, वो एंजाइम बनाएंगे, और वो, ठीक है, एंजाइम मतलब वही ट्रिप्टोफैन का फॉर्मेशन, वो किसका फॉर्म, एंजाइम बनाएंगे। एंजाइम के थ्रू जो है क्या बनता है, ट्रिप्टोफैन बनता है, ठीक है, ट्रिप्टोफैन जो है एमिनो एसिड्स बनता है, ठीक है, ध्यान रखिए, ट्रिप्टोफैन। अब ये जो है जैसा गौर करिए, ट्रिप्टोफैन बना, तो यहाँ पर जो इस जगह पे जो रेगुलेटर जो, ठीक है, आप जो प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है उसको कहते हैं आप, वो इनएक्टिव होता है, उसको कहते हैं, ठीक है, अपोरिप्रेसर, ठीक है।
रेगुलेटर प्रोटीन को हम लोग रिप्रेसर प्रोटीन भी कहते हैं, ठीक है, रिप्रेसर प्रोटीन, रेगुलेटर प्रोटीन, रिप्रेसर प्रोटीन। एपो रिप्रेसर ये कैसा रहेगा, ये इनएक्टिव रहता है, ये इनएक्टिव खूब बनता है लगातार, इनएक्टिव बना तो जाहिर है वो यहाँ जाकर के बाइंड नहीं करेगा और लगातार जो है ये ओपरॉन चलता रहेगा, ट्रिप ओपरॉन चलता रहेगा, ट्रिप्टोफैन बनता रहेगा, बनता रहा खूब ट्रिप्टोफैन जो है वो क्या हो गया, ये सेल में जो है वो बन गया, इतना बन गया कि अब इसको क्या करना होगा, अब इसको जो है वो बंद करना होगा। तो ये इसको कहते हैं, ये अब ट्रिप्टोफैन को हम लोग क्या बोलेंगे, को रिप्रेसर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, को रिप्रेसर। ये जाएगा इसके साथ, जब बहुत बन जाएगा पूरे ऐसे मीडियम में फैल जाएगा तो ये जा करके इसके साथ बाइंड कर जाता है। बाइंड करने के बाद एपो रिप्रेसर और को रिप्रेसर बाइंड कर जाएगा तो ये एक्टिव रिप्रेसर हो जाता है। कैसा हो जाता है, एक्टिव रिप्रेसर जा करके ये यहाँ बाइंड करेगा, ठीक है, एक्टिव रिप्रेसर, और फिर इसको, ठीक है, ये आरएनए पॉलीमरेज को टेम्पलेट स्ट्रैंड के जाने का रास्ता रोक देगा, यानी ट्रिप्टोफैन बंद हो जाएगा, ट्रिप्टोफैन बनना बंद हो जाएगा। और यही तो डिमांड ऑफ टाइम थी, ट्रिप्टोफैन बहुत ज्यादा बन चुका था तो इसको क्या कर देना था, इसको बंद कर देना था, ठीक है। तो ये इस तरह से ऑफ हो जाएगा, इस तरह से एपो रिप्रेसर, क्रो रिप्रेसर। तो आपने देखा कि मीडियम में जब प्रोडक्ट बन गया उस वक्त मीडियम में, यहाँ पे मीडियम में सबस्ट्रेट ऐड किया था तो लैक ऑफ ऑन हो गया था। यहाँ पर मीडियम में प्रोडक्ट अगर का फॉर्मेशन हो गया तो ट्रिप्टोफैन वो क्या हो गया, वो ओपेरॉन ऑफ हो गया। अगर ऐसा कि प्रोडक्ट बनने से ऑफ हो जाता है ओपेरॉन, तो वैसे ओपेरॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग, रिप्रेशन कहते हैं। ऐसे ओपेरॉन को रिप्रेशन कहेंगे। बात समझ में आ गई। तो यही है आपका, ठीक है, यही इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेगुलेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, इसी को कहेंगे, ठीक है। जैसे देखिए, अब जैसे हम लोग आपको ज़रा सा हम एक और चीज़ भी जो है वो बता देते हैं, थोड़ा सा एंटीबायोटिक्स जो है वो कैसे काम करता है, एंटीबायोटिक्स, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है देंगे। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है लेकिन चलिए बहुत जल्दी जो है हम लोगों ने, बहुत जल्दी भी नहीं, टाइम तो लग गया, 2 घंटा, चलिए 2 घंटा ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, देखो अगर आप इसमें देखते हैं, ठीक है, एक तो ये हो सकता है, जैसे हाँ देखो, जैसे एक नाम ये ऐसे बस याद कर लेना, टीएस सेन, टीएस का मतलब टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरमफेनिकॉल, इरेथ्रोमाइसिन, और सबसे इंपॉर्टेंट नियोमाइसिन, शायद क्वेश्चन भी आ चुका है, ठीक है। देखिए ये कैसे काम करता है, देखिए कैसे जो है बैक्टीरिया को ये एंटीबायोटिक मारता है। बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, सबसे पहले, ठीक है, आप देखेंगे कि देखो mRNA है, ये सर्कुलर डीएनए, ये तो mRNA डायरेक्ट बनाएगा, HNRNA नहीं बनता, mRNA। mRNA को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, mRNA को किसके साथ, राइबोसोम के साथ बाइंड ही नहीं करने देगा। कौन रोक देगा, कौन नहीं, टेट्रासाइक्लिन। तो टेट्रासाइक्लिन mRNA को प्रोटीन राइबोसोम के साथ जब बाइंड नहीं करने देगा, ठीक है, स्मॉलर सब यूनिटी से नहीं बाइंड करने देगा, तो फिर जाहिर है प्रोटीन बनेगा नहीं, एसेंशियल प्रोटीन बनेगा, ये बैक्टीरिया मर जाएगा। एंटीबायोटिक ऐसे काम करेगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन ऐसे काम करता है। 1 सेकेंड अगर देखेंगे कि सेकेंड जो है ये ये ट्रांसलेशन को, ठीक है, ट्रांसलेशन को इनिशिएट ही एंड कॉजेस मिसरीडिंग। कॉजन में देखिए ये कौन करेगा, दूसरा नंबर, स्ट्रेप्टोमाइसिन ट्रांसलेशन को किसमें, बैक्टीरिया में स्टार्ट ही नहीं होने देगा, मतलब इनिशिएट ही नहीं होने देगा, और मिसरीडिंग कॉज कराएगा।